हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस कोरोना महामारी के दौर में आशा है मुझे कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे और सफल होने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए उस प्रॉब्लम को फेस करके अपनी अपनी चीज़ों को, अपने एम को हमेशा टारगेट करें। छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन अगर आप सफल हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों को लेके आप एक दूसरों के सपोर्ट का एक सहारा बनेंगे, दूसरों का सहारा बनेंगे। तो इसी बीच हम एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि पूर्व विदित है कि मैंने आपसे वादा किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर 1905 तक हम आपको पूरी प्लानिंग उसकी क्या थी और इस बीच में क्या क्या हुआ भारत देश में, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त जसवंत पाठक। जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस पहले ही नोट डाउन करके रखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम आज आपको बताने वाले हैं। परिचय में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं क्या थी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, कांग्रेस का स्वरूप कैसा रहा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 और 1905 में क्या डिफरेंसेस रहा एंड वहाँ तक का जो आवर्तकाल रहा, वहाँ तक की जो यात्रा रही वो कैसी रही। इस बीच में हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसी चरण में ही कई जो है राष्ट्रवादी पार्टियां उभर के आती हैं, जिसमें उदार राष्ट्रवाद, उदारवादों की धारणाएं और कार्यक्रम, उदारवादियों की कार्यविधि क्या थी, उदारवादियों की सफलताएं और उनका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु के रूप में उभर के आता है और राष्ट्रवादी विचारों का उदय कैसा रहा। तो आज इन सब चीज़ों पे आज हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल जब तक ये वीडियो, बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो नहीं रहेगा, जो भी कंटेंट मैंने डाला है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल हर एग्जाम पूछे जाते हो, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपीएससी हो गया, इवन यूपीएसआई में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ईपीएफओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसमें भी पूछा जाएगा। एंड उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जूनियर एडेड की वैकेंसी आई हुई है, लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछने की 110% संभावना है। तो बिल्कुल आप लोग इसको बिल्कुल स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु से। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं क्या थी, इनके बारे में हम बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं जो थी, पहली चीज तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना हम सभी को पता है कि 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसके बाद में लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इसके पहले भी कई प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थी। 1885 में ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एज इट इज कि 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा। इन राजनीतिक संस्थाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो वह संस्थाएं आती हैं जो 1857 के पहले स्थापित हुई थी। इनमें विशेष तौर से अगर हम बात करें तो बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में। हम इसको नोट डाउन कर दे रहे हैं। 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1843 में। 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 1843
1963 में, ये डेट याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में आपकी आती है मद्रास में नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुई। 1852 ईस्वी में मद्रास में नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके बाद में बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में इसी डेट में हुई। यानी 1852 में मुख्य रूप से दो सोसाइटी की स्थापना हुई। पहली थी मद्रास में नेटिव एसोसिएशन एंड दूसरी की अगर हम बात करें तो बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन की 1852 में स्थापना हुई। ये सभी संगठन जो थे वो स्थानीय, प्रांतीय या फिर क्षेत्रीय थे। इनमें राजनीतिक भावना जगाने का मुख्य योगदान बहुत ही सीमित रूप में था और इनकी जो अवधि थी बहुत ही छोटी थी। कहने की अगर हम बात करें तो उस टाइम तक राष्ट्रीय भावना को जो हमारे मन में एक प्रादुर्भाव था वो बहुत ही कम था। विदेश में इस प्रकार के संगठन स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो दादा भाई नौरोजी को जाता है। 1866 में, इंपॉर्टेंट, इसको बहुत नोट करेंगे हम लोग, 1866 में 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। दादा भाई नौरोजी ने, इसको हम लिख देते हैं, दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इसके बाद में हुआ क्या कि नौरोजी जी का ये सबसे प्रभावशाली प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश नेताओं को भारत की समस्याओं के बारे में अवगत कराना और उनका भारतीय हितों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण से भी ब्रिटेन को अवगत कराया। यानी आर्थिक रूप से बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इस बात की सबसे मुख्य दलील देता है। चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए था, उनका बहुत ही अधिक रूप में शोषण किया जा रहा था। शीघ्र ही उन्होंने क्या किया कि जब इतने महत्वपूर्ण काम करने लगे दादा भाई नौरोजी, तो उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, जिसको भारत के पितामह कहा गया। बाद में उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब कब किया गया था ये हम चर्चा करेंगे। 1857 के पश्चात देश विदेश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। 1857 की अगर हम बात करें, बहुत ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन रहा ये 1857। भारत देश उसी टाइम हमारा आज़ाद हो जाता अगर पूरा दक्षिण भारत भी इसका सपोर्ट करता। बहुत ऐसे निज़ाम थे, बहुत ऐसे जो है हैदराबाद के जो भी निज़ाम थे, ग्वालियर के थे, इन लोगों ने 1857 के संग्राम में ना तो दिलचस्पी ली ही, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनियर जो हमारे वायसराय थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका बहुत ही बड़े लेवल पे सपोर्ट भी किया। तो कहने का मतलब हमारे देश में अच्छे खासे गद्दार थे उस टाइम, आज भी हैं, जो देखने को मिलते हैं तरह तरह रूप में। इनको देश से मतलब नहीं, देश प्रेम की भावना इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम बात करें 1867 में एक बहुत ही उल्लेखनीय संगठन जो है उभर के आता है, जिसको पूना एसोसिएशन के नाम से जाना गया 1867 में। ये डेट आप याद रखिएगा। पूना एसोसिएशन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आता है उसमें। पूना एसोसिएशन 1867 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद में 3 साल बाद 2 अप्रैल 1870 का उसका नाम चेंज करके पूना सार्वजनिक सभा किया गया। इसका जो मुख्य सदस्य बनाए गए वो गणेश वासुदेव जोशी जी, SH साठे,
एस चिपलुंकर और महादेव गोविंद रानाडे जी थे। इसी तरह कलकत्ता में अगर हम बात करें तो 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य जो थे वो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोषी, शंभु चंद्र मुखर्जी जी, काली मोहन दास और जोगेश चंद्र दत्त जी बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना हुई। डेट हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, 25 सितंबर 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई। इंडियन लीग की स्थापना हुई। इसके मुख्य सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक, एक पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में, शिशिर कुमार घोष और शंभु चंद्र मुखर्जी और काली मोहन दास और जोगेश चंद्र दत्त जी इसके प्रमुख सदस्य थे। इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को जो हुई थी। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाना व राजनीतिक शिक्षा का प्रादुर्भाव करना था। इसी तरह बंगाल में अगले वर्ष 26 जुलाई 1876 को 26 जुलाई 1876 को एक और संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन कहा गया। इसके प्रमुख सदस्य आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल आप लोग स्किप मत करिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इसके जो मुख्य सदस्य थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था में जो अंग्रेजी पढ़े लिखे भारत के मध्यम वर्ग का बाहुल्य था, उनका ही सबसे बड़ा रोल इसमें हुआ था। तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक आंदोलनों में, विशेषकर नागरिक सेवा आंदोलन में इस संस्था ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1883 की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी हुई। इसके विरुद्ध इस संस्था ने तरह तरह रूप में विरोध किया कई स्थानों पर। 1885 में इसकी लगभग 60 शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। मद्रास में भी 16 मई 1884 को महाजन की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, मद्रास में 1884 को 1884 को महाजन सभा की स्थापना हुई। एटीन 1884 को महाजन सभा की स्थापना हुई। इसके प्रमुख पी रंगिया नायडू, वी राघवाचारी व आनंद चार्लू थे। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना था। हुआ क्या कि उस टाइम पे राजनीतिक भावनाएं बहुत ही आहत भी हो रही थी और लोगों का शोषण भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था। तो अगर इंसान जानवर नहीं है तो उसके अंदर मानवता, दूसरों के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना, ऐसी चीजें उसके मन में आएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उनके अंदर की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना था। भावनाएं सबके अंदर थी, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ऐसा जरिया नहीं था, कोई ऐसी सभा नहीं थी, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में आए हुए लोगों को देखकर भारतीयों के मन में विचार पनप रहा था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक व्यक्ति भी वर्ष में एक बार किसी न किसी स्थान पर तो जरूर मिले। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भारत व्यापी दौरों और लॉर्ड रिपेन के द्वारा उस काल में प्रस्तावित इल्बर्ट विल यानी लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो इल्बर्ट विल जो था
इल्बर्ट विल जो था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित हुआ था। इस विचार को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने आगे बढ़ाया। दिसंबर 1883 को 1883 दिसंबर 1883 को इंडियन एसोसिएशन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 200 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इसी बात 25 दिसंबर 1885 को इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। ये भारतीय राजनीतिक संगठन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा उठाया गया था। अब हम आगे बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थापना का मूल उद्देश्य, यही हमारी हेडिंग थी। उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होने वाली थी उसके संस्थापक और ब्रिटिश सरकार के भूतपूर्व सचिव एलन ऑक्ट्रियन ह्यूम, उनके परम मित्र व जीवनी लेखक सर वेडरवन, तत्कालीन वायसरायों लॉर्ड रिपन व लॉर्ड डफरिन के वक्तव्यों और तत्कालीन गुप्त जो दस्तावेज थे उससे जो मुझे जानकारी मिलती है, ह्यूम ने पहले ही जो सरकारी सेवा में हो रहे भारतीय व अंग्रेजी शासन की नीतियों का गहराई से अध्ययन कर लिया और इसकी आर्थिक असफलताओं को भी महसूस किया। ह्यूम ने लॉर्ड लिटन जो 1876 से 1880 के शासनकाल में कागजातों के साथ बड़े बड़े बंडलों और सैकड़ों गुप्त रिपोर्टों से भी भारत की गरीबी और शिक्षित वर्ग में बढ़ते हुए असंतोष का अध्ययन उन्होंने किया। ह्यूम को ये पक्का विश्वास हो गया था कि भारत राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक विद्रोह के कगार पर खड़ा हुआ है। संभवतः 1879 में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने यह आशंका और बढ़ा दी थी। 1879 की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक विद्रोह हुआ था जो वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में, जब उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऑकलैंड काल्विन ने ह्यूम पर यह आरोप लगाया कि वो विद्रोह फैला रहा है, तो ह्यूम ने स्पष्टीकरण देते हुए कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य पूरी तरह से उजागर किया कि पश्चिमी विचारों, शिक्षा, आविष्कारों और यंत्रों से उत्पन्न हुई उत्तेजना बहुत ही तेजी से काम कर रही और यह बात परम महत्वपूर्ण बन चुकी है कि उस असंतोष को यहाँ वहाँ फैलाने की बजाय एक संवैधानिक ढंग से प्रचार करने के लिए कोई महत्वपूर्ण मार्ग ढूंढा जाए। तो इसी सबको देखते हुए, क्योंकि एलन ऑक्ट्रियन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए और भारत को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिश सरकार की निरंतरता और सुरक्षा के लिए कुछ करना बहुत ही ज़रूरी था। इसके साथ ही भारत में अंग्रेजी पढ़ा लिखा जो वर्ग था वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व मान रहा था। ये भी डर था कि कहीं ये विद्रोह का रूप धारण न कर ले। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नागरिक सेवा संबंधी आंदोलन ने उन्हें आपस में काफ़ी हद तक एकता के सूत्र में पिरो दिया था। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें, लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 के मध्य में एक नए नव परिवर्तन और चेतना को सूक्ष्मता से उजागर किया और वो उसको देख पा रहे थे। वास्तव में इल्बर्ट बिल पास कराना ऐसे ही पढ़े लिखे भारतीय लोगों को दिलासा देने का एक प्रयास था, परंतु अकस्मात रूप से इल्बर्ट बिल पूरी दूसरी ही तरह से उसने करवट लिया जिसका लॉर्ड रिपन को स्वप्न में भी ख्याल नहीं था। ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखकर भारत में एक संगठन बनाने की अपील की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूम ने 1 मार्च को कलकत्ता के जो
छात्र थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, छात्रों का भी बहुत बड़ा अहम रोल था। 1883 में उनके नाम एक खुला पत्र लिखा और उनसे अपील करी कि भारत में एक नया संगठन बनाना है और इसके लिए आप लोग हमारा सहयोग करें। 1884 की अगर हम बात करें तो 1884 के शुरू में ही उसने खुद अतरंग मंडल और हमारी पार्टी नाम की बात भी शुरू कर दी थी। 1885 में अपनी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल यूनियन बताया था। दिसंबर में इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूप दिया गया। अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन जात भेद के आधार पर न्याय के क्षेत्र में कुछ असमानताएं जो थी वो दूर करना चाह रहा था एवं न्यायिक सेवा में भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों की भांति शक्तियां और अधिकार देने के स्वरूप में बात कर रहा था। परंतु यूरोपियों की तीव्र प्रतिक्रिया के कारण उसने अपना इल्बर्ट बिल जो है उसे बदलना पड़ा। इल्बर्ट बिल आंदोलन ने जहां भारतीयों की आंखें खोल दी, वहीं ब्रिटिश लिबरल सरकार को भी विपरीत पाया। ह्यूम ने लिबरल सरकार के प्रति जनाक्रोश प्रकट करने की बजाय रिपन का समर्थन किया। तो ये सारी इसी तरह से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को दिन के 12 बजे मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ। कांग्रेस का स्वरूप यहीं से निकल के आता है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगर हम डेट की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था, जो कि बम्बई में पड़ता है। इनमें से 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने, अगर क्वेश्चन आता है तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इनमें 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रेसिडेंसी से, 38 जो प्रतिनिधि थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी से थे एंड उसके बाद में 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रेसिडेंसी और 21 मद्रास प्रेसिडेंसी से बिलोंग कर रहे थे। 3 बंगाल प्रेसिडेंसी और 6 उत्तर पश्चिम प्रदेश व अवध से थे। और अगर हम बात करें तो 3 जो प्रतिनिधि थे वो पंजाब से थे। अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर और ह्यूम के मित्र व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, यानी WC बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अतः प्रारंभ में ही इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान हुआ। अलग अलग स्थानों में इसके वार्षिक सम्मेलन करना, जहां सम्मेलन हुआ वहां का अध्यक्ष ना चुना जाना, सभी धर्मों संप्रदायों के नेताओं को अध्यक्ष पद जो है क्रमानुसार दिए जा रहे थे। और यही सिलसिला शुरू था सामाजिक विषयों के कांग्रेस अधिवेशन की चर्चा से एकदम अलग रुख अपनाकर राष्ट्रीय स्वरूप इसको दिया जा रहा था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर विभिन्न वर्गों, धर्मों और संप्रदायों के प्रतिनिधि आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इसमें बैरिस्टर, सॉलिसिटर, वकील, व्यापारी, जमींदार, साहूकार, डॉक्टर, पत्रों के संपादक व मालिक आदि जो थे तथा कॉलेज के प्राचार्य व जो वहाँ के प्रधानाध्यापक थे उन्होंने भी जो है वहाँ पे उपस्थित थे। वो लोग धार्मिक गुरु और सुधारक भी थे वहाँ पे। इसी तरह से धर्म और संप्रदाय की दृष्टि से हमें हिंदू, मुसलमान और ईसाई वहाँ पे पूरी तरह से देखने को मिल रहे थे। देशों की दृष्टि से भारतीय, यूरेशियन और यूरोपीय लोग भी वहाँ पे शामिल थे। अतः इसमें सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए पूरी तरह से था। इसी तरह अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो इनकी सभी प्रमुख देसी रियासतें जो थी, राजनीतिक संस्थाओं और अंग्रेजी व भारतीय समाचार पत्र के प्रतिनिधि वहाँ पे शामिल थे। इसके साथ ही इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, म्यूनिसिपल कमेटियों और स्थानीय बोर्डों के अध्यक्ष भी शामिल थे। ऐसे ही इसका कारवां पूरी तरह से चलता जा रहा है। परंतु ये जो है हम पूरी तरह से झुठला नहीं सकते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस साधारण जनता का संगठन नहीं था। लोकमान्य तिलक के कांग्रेस के आगमन पर यह संस्था जनसाधारण के निकट आई
और महात्मा गांधी के काल में इसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप बना। जहाँ तक सरकारी रवैये का प्रश्न है तो कांग्रेस का प्रारंभ लॉर्ड डफरिन की जानकारी व आशीर्वाद से ही हुआ था। ये तय था कि सरकारी अधिकारी इसके कार्यक्रमों में स्वयं भाग नहीं लेंगे, परंतु यदि वे केवल देखना चाहें तो भाग पूरी तरह से वो ले सकते हैं। कांग्रेस के दूसरा सेशन जो हुआ कलकत्ता अधिवेशन में, इसके प्रतिनिधियों को लॉर्ड डफरिन ने भोज दिया। मद्रास के तीसरे अधिवेशन में भी राजकीय प्रतिभोज शामिल था, लेकिन शीघ्र ही सरकार से कांग्रेस का टकराव प्रारंभ हो गया। प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे, लेकिन शीघ्र ही जब लॉर्ड डफरिन कठोर हो गए तो सरकारी अधिकारियों ने भी चौथे अधिवेशन में विरोधी स्वर अपनाया। उन्होंने ह्यूम को बहुत ही चालाक पर कुछ सिरफिरा, अहंकारी व नैतिकताहीन व्यक्ति बताया और कांग्रेस को पागलों की सभा, बाबुओं की संसद, खुर्दबीन से देखे जाने वाले अल्पसंख्यक और बचकाना कहना प्रारंभ कर दिया था। ये सारे काम कौन कर रहा था? लॉर्ड डफरिन कर रहा था। उसका मन नहीं था कि कांग्रेस जैसी कोई कमेटी बने, उसका अधिवेशन जैसी आज चीज़ें हों। और अगर हम बात करें तो एल्गिन ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है। वो इसे राजद्रोही संस्था मानता था। कर्जन ने 1900 में भारत मंत्री को लिखा कि मेरा ये अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है और एक महान आकांक्षा यह है कि भारत में रहते समय उसकी शांति में, मौत में मैं सहायता दे सकूंगा। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के मन में पहले से बहुत ज़्यादा दुर्भावना चल रही थी भारतवासियों के प्रति। वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रव्यापी कोई भी आंदोलन हो या उसमें कोई ऐसा नेता निकल के सामने आए जो किसी ऐसी सोसाइटी की स्थापना करे जो भारत को स्वतंत्र कराने में इसका सहयोग दे। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण की, तो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बहुत सारे व्यक्तियों और उनके संस्थाओं का योगदान रहा। किसी एक आंदोलन अथवा एक संस्था के साथ ये आंदोलन जोड़ना गलत होगा। देश की आज़ादी के लिए कई प्रकार के प्रयास हुए जिन्हें उदारवादी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी के रूप में हम लाके सामने रख सकते हैं। उदारवाद, अगर उदार राष्ट्रवाद की बात करें तो ये 1885 से 1905 के काल को उदारवादियों का काल या उदार राष्ट्रवाद काल माना जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। भारत के प्रत्येक प्रांत के पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग इसकी तरफ आकृष्ट होने लगे थे। इसके वार्षिक अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने लगी। कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके प्रतिनिधि की संख्या 1885 में 72 थी, 1886 में 434, 1887 में 607, 1888 में 1200। यानी अगर हम 1888 की बात करें तो इसमें 1200 के आसपास कांग्रेस की जो है संख्या हो चुकी थी। और 1889 में अगर बात करें, 1889 यानी 1889 की अगर हम बात करें तो 1889 में 1889 लोग और 1890 में 2000 संख्या इसकी पहुंच गई थी। कहने का मतलब इतनी जन भागीदारी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी और वो ये सोच पा रही थी कि भारत बहुत ही जल्द आज़ाद होने के कगार पे है और ये एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। क्योंकि कांग्रेस की बागडोर अगर देखी जाए तो बहुत ही बड़े नेताओं के हाथ में थी, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। और इस संस्था में राष्ट्रभक्ति का पुल पूरा तरह से जो है बढ़ता गया। प्रारंभ से ही अधिवेशनों के अध्यक्ष पद पर प्रायः जाने पहचाने और प्रसिद्ध व्यक्ति होते थे। इस कालखंड में इस पद पर व्योमेश चंद बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जॉर्ज यूल, रहमतुल्ला, दीनशाह वाचा, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, विलियम वेडरबर्न, सर फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय जी, इस तरह के प्रसिद्ध नेता जब इस सेशन में शामिल हुए तो कांग्रेस पूरी तरह से एकदम बूस्ट हो गया एंड वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आया। उदारवादियों की धारणाएं क्या थी? कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग से संबंधित थे। इनकी धारणा था कि अंग्रेज मूलतः सच्चे और न्यायप्रिय हैं।
कांग्रेस के 12वें अधिवेशन पर मोहम्मद रहीमुतुल्लाह ने कहा कि संसार में सूर्य के नीचे शायद ही कोई इतनी ईमानदार और मजबूत जाति हो जितना कि अंग्रेज है। खैर, ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत थी उनके मायने से। सोचने का नज़रिया थोड़ा सा उटपटांग था, क्योंकि अगर हम बात करें तो अंग्रेज जो थे पूरी तरह से शोषण कर रहे थे भारतीयों का। तो ये कहना, ये सोचना बहुत ही गलत है कि अंग्रेज एक सूर्य हैं जिनके नीचे हम लोग पल रहे थे। सामान्यतः वो ब्रिटिश शासन को एक वरदान के समान मानते थे। उन्हें लगता था कि शताब्दियों की अस्त व्यस्तता और अराजकता के बाद कांग्रेस ने भारत में शांति और व्यवस्था का निर्माण किया है। उन्हें यह भी लगता था कि इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ हमको एक तरह से पनाह दे रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि केवल ब्रिटिश राज्य के कारण ही वे सब एक स्थान पर एकत्रित हो सके हैं। शुरू में उदारवादियों को यह भी लगता था कि जो भी भारत में अब तक उन्नति हो पाई वो सब अंग्रेजों की देन है। उनकी धारणा यह थी कि अंग्रेज इतने दयालु और भले हैं कि यदि भारतीय ठीक प्रकार से अपनी मांगे उनके सामने रखें तो अंग्रेज अवश्य सहायता करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर जो गर्मपंथी के नेता थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिनमें एक जुनून, जिनमें एक जज्बा था, अगर वो सामने निकल के नहीं आते तो शायद आज भी हम लोग संप्रभुत्व और आज़ाद नहीं हो पाते। लेकिन इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो हम लोग भी इसको झुठला नहीं सकते हैं। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विभिन्न अधिवेशनों में अनेक प्रस्ताव पास किए। इन प्रस्तावों से कांग्रेस के कार्यक्रमों की दिशा का ज्ञान होता है। इन प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण मांगे निम्नलिखित थी। पहली अगर हम बात करते हैं तो उदारवादियों की ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इंडियन काउंसिल में सुधार पर बल दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर आप लोग जो है थोड़ा सा माइंड करिएगा। 1858 के अधिनियम द्वारा निर्मित भारत सचिव और इंडियन काउंसिल को समाप्त करने की मांग की गई। यानी 1858 में 1858 में भारत सचिव और इंडियन काउंसिल को समाप्त करने की मांग की गई, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो 10वें अधिवेशन में कामन सभा की अस्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव किया, जो भारत सचिव को सलाह दिया करे। पहली चीज, उदारवादियों ने प्रारंभ में वैधानिक परिवर्तनों की मांग की। इन्होंने ये मांग की कि प्रांत में भी विधान परिषदों का पुनः से गठन किया जाए, भारतीयों की संख्या उसमें बढ़ाई जाए, और ये भी मांग की कि परिषद के आधे सदस्य निर्वाचित हो, और साथ ही अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत भी इन्हें मानना पड़े। ये कहा जा सकता है कि इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था। 1892 इंपॉर्टेंट डेट है। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था। उदारवादियों ने उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के प्रश्न पर विशेष महत्व दिया। प्रतियोगिता की आयु में बढ़ोतरी और भारत में भी परीक्षा देने की सुविधा की मांग करी। इसमें कुछ सफलता भी मिली। परीक्षा में बैठने की आयु 19 वर्ष की बजाय 23 वर्ष कर दी गई, यानी 19 वर्ष ना करके 23 वर्ष कर दी गई। उदारवादियों ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सैनिक खर्चों की कटौती की मांग की और कहा कि भारतीयों पर देश के बाहर होने वाले युद्धों के सैनिक खर्चों का बोझ न लादा जाए। भारतीय सेना का देश के बाहर साम्राज्य विस्तार के लिए उपयोग ना किया जाए। सैनिक सेवा में भारतीयों को उच्च स्थान और भारत में सैनिक विद्यालयों की स्थापना की मांग की जाए। मांग करी गई। इतनी सारी चीज़ें इसमें हो पा रही थी। अगर हम बात करें तो न्यायपालिका के क्षेत्र में भी शासन और न्यायकार को एक दूसरे से अलग करने को कहा गया। 1893 में इंपॉर्टेंट डेट है 1893। 1893 में इन दोनों के मिश्रण को ब्रिटिश शासन पर एक कलंक बताया गया। प्रारंभ में कांग्रेस ने कृषि के मामलों में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में भूमिकर को अस्थायी, निश्चित और कम करने को कहा। ये क्वेश्चंस आया हुआ है। सो आई वांट टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि ये आपको सेट कर लेना है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही पूछा गया था कि 1893 में हुआ क्या था कि चौथा अधिवेशन हुआ
इसमें कहा गया कि भूमिकर को अस्थायी, निश्चित और कम करने के लिए कहा गया। सॉरी, 1893 की हम बात नहीं करें। चौथे अधिवेशन में, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में भूमिकर को अस्थायी, निश्चित और कम करने को कहा गया, यानी किसानों के लिए बात करी गई। किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण देने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई। जमींदारों के शोषण से भी किसानों की रक्षा की बात कही गई। इसी तरह 1892 से लेकर 93 में जंगलात के कानूनों की कठिनाइयां भारत सरकार के सामने रखी गई। जंगलों की सीमाएं तय करने और वहां रहने वाले जितने भी लोग थे या भी जितने भी जानवर, पशु पक्षी जो भी थे, उनकी सुविधाओं की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के प्रगति के लिए कहा गया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया और 1901 में एक औद्योगिक प्रदर्शनी भी शुरू की गई। इंपॉर्टेंट डेट है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1901 में, 1901 में नए नए उद्योग खोलने और औद्योगिक व टेक्निकल स्कूलों के खोलने की भी मांग की गई। स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या और उनकी शक्तियां कम करने पर उसकी कटु आलोचना हुई और इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया। तो कहने का मतलब था कि ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था, पूर्ण रूपेण ये काम कर रहा था। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने पहले अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इसका संभाला था। इसके बाद इनकी कार्यविधि की हम बात करेंगे। उदारवादियों का संवैधानिक आंदोलन में पूरा विश्वास था। वे समाचार पत्रों, भाषणों और वार्षिक अधिवेशनों द्वारा अपना प्रचार करते थे। 1888 में विलियम डिग्वी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी एक शाखा इंग्लैंड में भी कायम की और इंडिया नामक पत्र का प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट डेट है ये, थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा। 1888 में, 1888 में विलियम डिग्वी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी एक शाखा इंग्लैंड में कायम की और इंडिया नामक पत्रकार जो है वहाँ से शुरू करी। दादा भाई नौरोजी और विलियम वेडरबर्न ने इसमें बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें 1893 की, तो वैसे तो इतिहास में प्रत्येक वर्ष का अपना एक बहुत ही बड़ा विशेष योगदान रहा है, लेकिन 1893 के वर्ष को भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक अभ्युदय की दृष्टि से एक परिवर्तन बिंदु भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें भारत की कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं ने कुछ ऐसे कार्यों का प्रारंभ किया जिसके प्रगटीकरण ने भारत के चित्र को ही पूरी तरह से बदल दिया। उसका संक्षिप्त विवेचन आवश्यक होगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद, जो कि 1863 से लेकर 1902 तक थे, बड़ी कठिनाइयों और कष्टों को सहते हुए अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे। सितंबर 1893 पर वहां हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें भी 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। हम कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान स्वामी विवेकानंद को ही फॉलो कर ले और थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ ले, तो वो आधे भारत को पढ़ लेगा और उसके माइंड में सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो अपार हो जाएगी। अगर हम बात करें तो उनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल गई। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। उन्होंने अपने भाषण में भारत के पराधीन होने पर भी उसकी संस्कृत, धर्म और ज्ञान की एक अमिट छाप छोड़ी। वस्तुतः अभी तक भारत के लोग भी उनकी विद्वता से परिचित नहीं थे। अब वे विश्व के सबके चहेते बन गए। वे अमेरिका के बाद इंग्लैंड में भी रहे। भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत के रूप में उन्होंने अपने अनेक प्रवचनों तथा व्याख्यानों से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को विश्व में पुनः प्रतिष्ठित किया। निसंदेह भारतीय पुनर्जागरण को आध्यात्मिक आधार पर यथेष्ट रूप में प्रभावित करने का अगर श्रेय जाता है तो स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। अमेरिका की धर्म संसद में उन्होंने हिंदू धर्म को मानवतावादी धर्म को विकसित करने का प्रयास माना और इसे मानव धर्म के तत्वों से परिपूर्ण बताया। साथ ही किसी भी प्रकार को धर्मांधता का विरोध किया। किसी भी प्रकार की धर्मांधता का विरोध किया, यानी धर्म में अंधे नहीं होते। जो भी धर्म है सर्वधर्म संपन्न होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी भी धर्म की कटु आलोचना करना बहुत ही निंदनीय है।
सभी धर्म अपने में अपना विशेष योगदान रखते हैं। जहाँ स्वामी विवेकानंद का एक अमेरिका गमन पाश्चात्य जगत में भारत की आध्यात्मिक ज्योत जगाने अत्यंत महत्वपूर्ण था, वहीं 14 वर्ष के बाद जनवरी 1893 में योगराज अरविंद घोष की भारत की भूमि पर वापसी हुई, जिन्होंने आध्यात्मिक और राजनीतिक चिंतन में भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा दी। 1893 का वर्ष इसलिए भी विशिष्ट है कि इस वर्ष 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी और उन्होंने भारत में बसने का निश्चय किया। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृत से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। वे भारतीय संस्कृत धर्म और सभ्यता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार और प्रसार में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भारत में शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने में बहुत ही रुचि दिखाई। बाद में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई, यानी एनी बेसेंट जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इसी तरह 1893 का वर्ष महात्मा गांधी के जीवन काल का भी महत्वपूर्ण वर्ष था, जबकि वह अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। वहां उन्हें गोरों की भारतीय और अफ्रीकों के प्रति रंगभेद नीति का कटु अनुभव दिखाई पड़ा। उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ाया गया। वहां उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट ना लेने पर भी रेलवे के डिब्बे में बैठने नहीं दिया गया। उन्हें भारतीय होने के कारण 3 पाउंड की लाइसेंस फीस देने को कहा गया। यहाँ पर आकर वे पहली बार भारतीयों की समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का स्वप्न देखा और अपने अहिंसात्मक अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी के उपरोक्त विचारों का स्वरूप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख अंग बन गया। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 1893 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंदियों ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में। उन्हें गुप्त संस्थाओं का विचार पूना के एक ठाकुर द्वारा बड़ौदा में प्राप्त हुआ था। 2 ब्रिटिश अधिकारियों रैंड और एयस्ट ने दोनों बंधुओं को धोखे से पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। गुप्त समितियों का यह विचार आगे बढ़ा। बंगाल में इसे अरविंद घोष ने अपनाया और फिर ये बंगाल से बिहार से उत्तर प्रदेश से राजस्थान और पंजाब तक इसी तरह वो फैल गया। इसी तरह 3 ऐसे नेता भी उभर के आते हैं जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने पंजाबी समाचार पत्र निकाला, बाद में अंग्रेजी में द पीपुल पत्र भी निकाला। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने मराठा जो कि अंग्रेजी और केसरी जो कि मराठी नाम के 2 पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। ये दोनों ही पत्र अपनी निर्भीकता के कारण जाने जाते थे। 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया और अगले 30 वर्षों तक वे उसके प्रमुख नेता बने रहे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय असंतोष का जनक भी कहा गया। 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगर बिपिन चंद्र पाल की बात करते हैं तो तत्कालीन बंगाल के सिलहट जिले के प्योल गांव में 7 नवंबर 1858 में इनका जन्म हुआ था। बिपिन चंद्र पाल जी का प्रारंभ से ब्रह्म समाज के संपर्क में आया और बाद में वो इसके प्रवक्ता के रूप में मध्य यूरोप व अमेरिका भी गए। उनमें राष्ट्रीय भावना का उद्भव राजनारायण बसु, नवगोपाल मित्र और उनके हिंदू मेलों से हुआ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा कि हमारे नेताओं में 2 दल हो गए हैं, एक मॉडरेट व दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। उनको हम धीमे और उतावले कह सकते हैं, नरम और गरम दल शब्द भी हम कह सकते हैं। कुछ लोग मॉडरेट को डरपोक पक्ष और एक्सट्रीमिस्ट को हिम्मत वाला पक्ष भी कहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं आशा करता हूँ कि इतनी मेहनत के बावजूद आप लोग ये वीडियो एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर सुनेंगे, ऑडियो लेक्चर की तरह ही सुनेंगे। एंड जो भी चीज़ें आपको हम आशा करते हैं कि आप लोग पहले से कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें से पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें ना भी पढ़े होंगे। तो आप लोग ये वीडियो देखें, बहुत ही मेहनत से मैंने इसको बनाया है। एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, बहुत अच्छे सेशन के साथ में। इतिहास, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को हम लेके चलेंगे आपके साथ में। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।